डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे चैप्टर जो चल रहा है फिफ्थ चैप्टर पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री, उसमें जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो साबुन की अपमार्जन क्रिया या मिसेल का निर्माण है। मिसेल निर्माण किस प्रकार से होता है? कल हमने जो पढ़ा था कोलाइडो का वर्गीकरण, तो वो मैंने उसमें बताया था कि कोलाइडो का जो तीसरा वर्गीकरण है, तीसरा जो आधार बनाया गया था वो कोलाइड कणों की प्रकृति या आकार के आधार पर किया गया था, जिस आधार पर हमने कोलाइडों को बहुआण्विक कोलाइड, वृहद आणविक कोलाइड या संगुणित या सहचरी कोलाइड के रूप में पढ़ा था। संगुणित या सहचरी कोलाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो कम सांद्रता पर तो प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं, लेकिन एक निश्चित सांद्रता के पश्चात वो कोलाइड की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, उनके कणों का समूहन होने लग जाता है। तो उस कोलाइड को अपन बोलते हैं सहचरी या संगुणित कोलाइड, और इससे जो अणु बनते हैं समूहन के फलस्वरूप, उन समूहों को बोलते हैं अपन मिसेल। और जिस सांद्रता पर मिसेल का निर्माण प्रारंभ होता है उस सांद्रता को क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन सीएमसी कहते हैं। कल बता दिया था मैंने। क्राफ्ट टेम्परेचर भी बता दिया था। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है? जिस निश्चित ताप के पश्चात मिसेल का निर्माण प्रारंभ हो जाता है उस ताप को ही हम क्राफ्ट ताप कहते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे साबुन की अपमार्जन क्रिया। तो इसमें अपन पहले साबुन के बारे में देखेंगे, साबुन क्या होते हैं, फिर साबुन किस प्रकार से कपड़ों की सफाई करते हैं, मैल को कैसे दूर करते हैं, ये दोनों चीजें अपन आज पढ़ेंगे इस क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले तो साबुन, सोप। साबुन क्या होते हैं? साबुन की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। साबुन की डेफिनेशन क्या है? लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, लंबी कार्बन श्रृंखला श्रृंखला वाले। तो लंबी कार्बन श्रृंखला कितनी होगी? 12 से 18 कार्बन कार्बन की लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के, फैटी एसिड, वसीय अम्लों के सोडियम सोडियम या पोटेशियम लवण, सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। जैसे सोडियम स्टीरिएट, सोडियम पामिटेट, पामिटिक अम्ल से मिलकर बनता है, वो स्टीयरिक अम्ल से मिलकर बनता है। उदाहरण के लिए अपन ले लेते हैं, जैसे सोडियम स्टीयरेट C17H35 COON, ये इसका फॉर्मूला। ये सोडियम स्टीरेट एक साबुन का एग्जाम्पल है। अब साबुन बनते किस प्रकार से हैं, ये तो क्या होगी साबुन की डेफिनेशन। अब साबुन बनते किस प्रकार से हैं उसके बारे में देखेंगे। निर्माण की विधि, मान लीजिए मेरे को सोडियम स्टीरेट ही बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टीयरिक जो वसीय अम्ल है, स्टीयरिक वसीय अम्ल को लूंगा, असंतृप्त अम्लों को लेते हैं, वसीय अम्लों को लेते हैं अपन। तो वसीय अम्लों का सूत्र क्या होता है भाई? ये तो रहेगा ही C17H35 और C डबल बॉन्ड O,
CH2 CH O C डबल बॉन्ड O C17H35। ये तो देखो कार्बन की एक संतृप्त श्रृंखला है C17H35। C17H35 यहाँ पर ये क्या है आपके वसीय अम्ल, फैटी एसिड। कौन सा अम्ल है? स्टीयरिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, वसीय अम्ल। अब इस स्टीयरिक अम्ल की आप कास्टिक सोडा NaOH या KOH से क्रिया कराओ, इससे क्रिया NaOH या KOH से, इसी से भी क्रिया कराओ। तो यहां पर देखो क्या होता है, इसको गर्म करते हैं सोडे के साथ, वसीय अम्ल में को गर्म करके उसमें क्या करते हैं अपन NaOH या KOH मिला देते हैं, ठीक है ना, कास्टिक क्षार मिला देते हैं। इनमें तो आपको पता है Na प्लस आयन और OH माइनस आयन, K प्लस आयन और OH माइनस आयन। यहां पर क्या होगा, कार्बन की विद्युत ऋणता कम है और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है? अधिक है। तो यहां पर भी दो ध्रुव बन जाएंगे, एक इस पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां से ये बंध टूटने लगता है, ये बंध क्या होगा? टूटेगा। अब इस नेगेटिव एंड से तो कौन जुड़ेंगे? पॉजिटिव ये। तो ऑक्सीजन से तो कौन जुड़ जाएंगे? सोडियम या पोटेशियम। और इस CH2 CH CH2 यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनसे कौन जुड़ेगा? OH माइनस। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार से, इसके तीन अणु है, देखो C17H35 COO माइनस, तो तीन अणु है C17H35 COO माइनस और Na प्लस, इससे जुड़, ये आपका बन गया साबुन। ये क्या बन गया आपका? साबुन। ये इसको शॉर्ट में RCOONA भी लिख देते हैं। R क्या है? लंबी कार्बन श्रृंखला C17H35 और साथ में सह उत्पाद CH2 CH CH2 CH2 CH CH2, इनसे कौन आके जुड़ जाता है? एल्कोहलिक समूह OH। तो ये आपका बन जाता है ग्लिसरॉल। ये तो आपका क्या बन जाता है? ग्लिसरॉल। और यहां आपको क्या प्राप्त हो जाता है? साबुन। तो इस प्रकार से हमको साबुन और ग्लिसरॉल का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। कब? वसीय अम्लों को गर्म कर उनमें कास्टिक क्षार NaOH या KOH मिलाने पर चलो भाई, ये इसका मेथड हो गया। अब इस मिश्रण में अपन क्या करते हैं? NaCl मिलाते हैं साबुन को अलग करने के लिए। ये तो मिश्रण प्राप्त हो गया साबुन और ग्लिसरॉल का। तो साबुन को अवक्षेपित करने के लिए अपन क्या करते हैं? NaCl मिलाते हैं। NaCl मिलाते हैं तो सम आयनन प्रभाव के कारण इसका विलेयता गुणनफल है जो अधिक हो जाता है और उसके कारण इसका अवक्षेप हमको प्राप्त होता है। इसके आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाता है, जिसके कारण हमको इसका अवक्षेप प्राप्त होता है। 11वीं क्लास में ये मैंने आपको जब रासायनिक साम्य वाला चैप्टर पढ़ाया था और उसमें सम आयनन प्रभाव और विलेयता गुणनफल पढ़ाए थे, वहां पर ये अनुप्रयोग बताया था सम आयनन प्रभाव का और विलेयता गुणनफल का। तो वही है, साबुन को अलग करने के लिए NaCl मिलाया जाता है। साबुन को अलग करने के लिए, अवक्षेप प्राप्त करने के लिए, अलग करने के लिए NaCl मिलाया जाता है।
ठीक है ना। तो यह आपके साबुन की डेफिनेशन और उसके निर्माण की विधि हो गई। ये साबुन की डेफिनेशन हो गई और उसके निर्माण की विधि हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए, ये तो हो गया साबुन के बारे में। अब देखेंगे साबुन द्वारा कपड़ों की सफाई या अपमार्जन क्रिया। साबुन की अपमार्जन क्रिया या मिसेल का निर्माण। साबुन द्वारा कपड़ों की सफाई या मिसेल का निर्माण। मिसेल का निर्माण। साबुन द्वारा कपड़ों की सफाई कैसे होती है? अभी अपन ने साबुन देखा। साबुन क्या है? लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। जैसे स्टेरिक सोडियम स्टीरेट देखा, C17H35 COO- और Na+। ये सोडियम स्टीरेट साबुन है। इसमें ये तो क्या है, कार्बन की लंबी श्रृंखला इस तरह से CH3 CH2 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 CH2, कितने हो गए? 2 2 4 2 6 16 COO- और Na+। तो ये जो कार्बन की लंबी श्रृंखला ये तो इसकी होती है पूंछ, और ये इसका होता है हेड, सिर। ये हेड है, ये टेल, ठीक है ना। ये पूंछ, ये सिर। तो साबुन का जो अणु रहता है, साबुन के अणु में दो विपरीत प्रकृति के सिरे होते हैं। क्या होते हैं? दो विपरीत प्रकृति के सिरे होते हैं। ये जो लंबी कार्बन श्रृंखला वाला सिरा है, इसको अपन R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, R। और जो आयनिक सिरा है COO- पूंछ को तो अपन ने R से रिप्रेजेंट कर दिया, लंबी कार्बन श्रृंखला। और CO- जहां पर आयन बन रहे हैं उनको अपन ने कर दिया, इस तरह से लिख दिया सीधा ही। ये जो सिरा होता है, इस सिरे को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन वाला सिरा। हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से बना है, देख लो। हाइड्रोकार्बन सिरा, हाइड्रोकार्बन सिरा आपको पता है, जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में विलय नहीं होते। मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा, ये जल में तो विलय नहीं होता, लेकिन ये मैल, चिकनाई, तेल आदि की ओर आकर्षित होता है। मैल की ओर, चिकनाई, वसा, तेल, इनकी ओर क्या होगा? आकर्षित होगा। तो जल की ओर आकर्षित नहीं होता। हाइड्रोकार्बन सिरा है जो जल से प्रतिकर्षी है, जल से दूर भागता है।
क्या होता है, जल से दूर भागता है, इसलिए इसको अपन जल विरागी या हाइड्रोफोबिक सिरा बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब डरना, दूर भागना, हाइड्रोफोबिक सिरा, जल से दूर भागने वाला सिरा। जल विरागी या हाइड्रोफोबिक या जल प्रतिकर्षी या जल विरोधी सिरा, ठीक है ना। और ये किसमें, किसकी ओर आकर्षित होता है, चिकनाई, मैल, वसा की ओर आकर्षित। ठीक है भाई। इसका ये वाला जो सिरा होता है CO माइनस और Na प्लस, ये सिरा कहलाता है आयनिक सिरा। आयनिक सिरा, और हाइड्रोकार्बन सिरा अध्रुवीय सिरा भी कहलाता है, इसमें ध्रुव नहीं बनते, तो इसको अपन अध्रुवीय सिरा भी बोल सकते हैं। यहीं पे लिख देता हूं अध्रुवीय सिरा, अध्रुवीय सिरा। जो आयनिक सिरा है, आयनिक सिरा या ध्रुवीय सिरा, ध्रुव बन रहे, ये ध्रुवीय विलायक में विलय है, जल की ओर आकर्षित होता है, जल की ओर आकर्षित होता है, इसलिए इसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जल से आकर्षित हो रहा है, जल रागी या जल स्नेही या हाइड्रोफिलिक सिरा। जल रागी या जल स्नेही या हाइड्रोफोबिक सिरा, हाइड्रोफोबिक सिरा, ठीक है ना। तो साबुन के अणु में दो विपरीत प्रकृति वाले सिरे होते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला वाला सिरा है, उस सिरे, वो सिरा कहलाता है अध्रुवीय सिरा या हाइड्रोकार्बन वाला सिरा। ये सिरा जल में घुलनशील नहीं होता, जल की ओर आकर्षित नहीं होता, जल से दूर भागता है, लेकिन ये चिकनाई, तेल, वसा की ओर आकर्षित होता है। जबकि जो दूसरा सिरा है CO माइनस Na प्लस, ये आयनिक सिरा है, जल की ओर आकर्षित होता है, जल में विलय होता है, तो इसलिए इसको जल रागी या जल स्नेही या हाइड्रोफोबिक सिरा कहते हैं। और जिन अणुओं में दो विपरीत प्रकृति वाले सिरे होते हैं, वो ही मिसेल का निर्माण करते हैं, वही क्या करते हैं, मिसेल का निर्माण। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का प्रोसेस बताएंगे किस प्रकार से मिसेल का निर्माण होता है। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं इसके आगे की मैकेनिज्म। अच्छा, ये जो है साबुन के सिरा है, इसको अपन ऐसे भी दर्शा देते हैं, पूछ को तो ऐसे, और फिर CO माइनस और Na प्लस, इस तरह से दिखा देते हैं साबुन के अणु को। ये साबुन के अणु को इस तरह से दिखा दिया, लंबे कार्बन श्रृंखला चैन है, उसको जिगजैग लाइन से, और बाकी आगे ही आगे आपको दिखा दिया O माइनस और Na प्लस। ठीक है भाई। मैं डाल दूं ये, अब देखिए आपका साबुन में दो विपरीत प्रकृति के सिरे हैं, ठीक है भाई, और उसको अपन ने किस मॉडल से दिखाया, इस तरह से जिगजैग लाइन दिखा दी, और O माइनस और Na प्लस। देखो, जब साबुन की कम सांद्रता होती है, तो कम सांद्रता पर ये जो आपका RCO माइनस और Na प्लस है, ये जल में RCOO माइनस प्लस Na प्लस के रूप में घुलता है। लेकिन इसके ये जो अणु है
RCO माइनस। इनकी जब मात्रा ज्यादा हो जाती है, सांद्रता अधिक हो जाती है, तो ये मिसेल का निर्माण करते हैं। यहां पर तो ये विद्युत कम सांद्रता पर, ये कम सांद्रता पर है, कम सांद्रता पर। लेकिन जैसे जैसे इनकी सांद्रता बढ़ती है, तो मान लीजिए आपका ये कोई क्लॉथ है, इस पर ये मैल लगा हुआ है, ये तो कपड़ा है, इस पे ये चिकनाई या मैल है, चिकनाई या तेल कुछ भी। अब इसकी जो ये वाले सिरे हैं, आर लंबे कार्बन वाला श्रृंखला वाला सिरा, वो तो क्या होगा, मैल की ओर आकर्षित होगा, और ये वाला सिरा कहाँ रहेगा, बाहर की ओर। तो इस तरह से ये इस मैल की ओर आकर्षित होते हैं, ओ माइनस। इस तरह इसकी ओर आकर्षित होंगे। तो अब ये क्या, जब मैल को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो कपड़े से मैल का जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी, टूट जाएगी। ये मिसेल के अणु, सॉरी ये साबुन के जो अणु हैं, ये इस मैल के चारों तरफ इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। ये तो आपका तेल है, इसके इस तरफ, इस तरह से ये तेल, ये बूंद, और यहाँ पर ये चारों तरफ इसकी क्या है, साबुन के अणु। तो ये जो सिरा बना है, ये जो संरचना बनी है, इस संरचना में हाइड्रोकार्बन जो पूंछ है, लंबे कार्बन श्रृंखला वाली पूंछ, वो तो तेल की बूंद की ओर है या चिकनाई की ओर है, और ये आयनिक सिरा कहाँ है, बाहर की ओर है। इसी संरचना को अपन बोलते हैं मिसेल, और ये उच्च सांद्रता पर बनती है। मिसेल उच्च सांद्रता पर। मिसेल का निर्माण होने के कारण मैल जो पानी में तैरने लग जाता है। अब ये पूरे जो अणु है, ये कोलाइडी कण की तरह व्यवहार कर रहा है। मिसेल का ये जो पूरा अणु बना है ना, इसने कोलाइडी का आकार ग्रहण कर लिया, 1 नैनोमीटर से ज्यादा, 1000 नैनोमीटर से कम। तो कोलाइड की तरह पानी में साबुन के जो अणु है, वो कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं, कोलाइड विलियन की तरह। अब ये जल में तैरते हैं, मैल है जो इनके बीच में है, साबुन के अणुओं के बीच में, और ये तैर रहा है। तो हम क्या करते हैं, कपड़ों को रगड़ कर या उनको पानी में डुबोकर बार बार निचोड़ कर उस मैल को पानी के साथ ही क्या करते हैं, भवा देते हैं, जिससे हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, पानी में फ्लो हो जाता है सारा मैल जो। तो मिसेल के निर्माण के कारण, मिसेल के निर्माण के कारण ही साबुन क्या करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, मिसेल निर्माण और साबुन द्वारा कपड़ों की सफाई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। यहां पर ये आपका खत्म हो गया, साबुन की अपमार्जन क्रिया।
अब आता है अगला टॉपिक, कोलाइड विलयन बनाने की विधियां। हमारा जो अगला टॉपिक है वो आता है कोलाइड विलयन बनाने की विधियां। कोलाइड विलयन बनाने की विधियां। कोलाइड का निर्माण कैसे किया जाता है? कोलाइड के बारे में पढ़ लिया हमने, कोलाइड होता क्या है, कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ लिया, 3 आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। भौतिक अवस्था के आधार पर, परिक्षेप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा अपन ने वर्गीकरण किया था परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य अंतः क्रिया के आधार पर, आकर्षण बल लग रहा या नहीं लग रहा। और तीसरा किया था परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों की प्रकृति या कणों उनके आकार के आधार पर। उसमें अपन ने फिर ये साबुन के निर्माण की मैकेनिज्म देखी थी, साबुन निर्माण कैसे होता है और साबुन द्वारा कपड़ों की सफाई कैसे की जाती है। अब आता है कोलाइड विलयन बनाने की विधियां। तो देखो कोलाइड विलयन जो बनाए जाते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि जो द्रव स्नेही कोलाइड है, लियोफिलिक द्रव स्नेही कोलाइड डिस्पर्सियन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज को सीधा मिलाकर बनाए जाते हैं, क्योंकि इनके बीच आकर्षण होता है तो इनको बनाना आसान है। द्रव स्नेही कोलाइड को बनाने के लिए क्या करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज को उचित डिस्पर्सियन मीडियम में घोलकर आसानी से बनाया जाता है। तो इनका तो अपन को पढ़ना ही नहीं, ये तो सिंपल है, आसानी से बनाया जाता है। उदाहरण के लिए स्टार्च, गोंद, जिलेटिन आदि का सोल। ठीक है साहब, ये हो गया। द्रव स्नेही कोलाइड आसानी से बना दिया जाता है, इनके लिए कोई एक विशेष विधि नहीं है, लेकिन कठिनाई आती है हमको द्रव विरोधी कोलाइड बनाने में या लियोफोबिक कोलाइड बनाने में, द्रव विरोधी या लियोफोबिक कोलाइड बनाने में। तो इनके लिए पढ़ेंगे अपन द्रव विरोधी कोलाइड के लिए। जो द्रव विरोधी कोलाइड है, द्रव विरोधी कोलाइडों के लिए 2 विधियां काम में आती हैं। मैं 2 भागों में बांटा है, विधियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन विधियों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। पहली विधि है परिक्षेपण विधि, परिक्षेपण विधियां, और दूसरी है संघनन विधियां। संघनन 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया। परिक्षेपण विधियों में तो क्या किया जाता है, छोटे कणों को बड़े कणों को तोड़कर पीसकर कोलाइडी आकार में लाया जाता है। जो आपके परिक्षेपण विधि है, इसमें बड़े आकार के कणों को विभाजित कर तोड़कर कोलाइडी आकार में लाया जाता है। तो तोड़ना मतलब बड़े आकार के कणों को तोड़कर छोटा बनाया जाता है, कोलाइड आकार में लाया जाता है, कोलाइड आकार में लाया जाता है। संघनन विधि में क्या करते हैं, इसमें इसका उल्टा करेंगे। संघनन का मतलब जानते हो ना, जुड़ना, कंडेंस्ड होना। तो इसमें क्या किया जाता है, जो छोटे आकार के कण होते हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, उन कणों को जोड़ा जाता है, समूहित किया जाता है और कोलाइडी आकार में लाया जाता है। इसमें छोटे आकार
छोटे आकार 1 nm से छोटे के कणों को समूहित कर कोलाइडी आकार में बदला जाता है। कोलाइडी आकार में बदला जाता है। ठीक है भाई, तो ये दो विधियां हैं द्रव विरोधी कोलाइड बनाने के लिए। मुख्यतः इन दो विधियों को काम में लेते हैं, परिक्षेपण विधि और संघनन विधि। तो पहले अपन परिक्षेपण विधियों को पढ़ेंगे, उसके बाद अपन किनको पढ़ेंगे, संघनन विधियों को पढ़ेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहे तो। निकाल दो भाई। पहले अपन पढ़ रहे हैं परिक्षेपण विधियां। परिक्षेपण विधि, परिक्षेपण विधियों में सबसे पहली विधि आती है यांत्रिक परिक्षेपण। यांत्रिक परिक्षेपण ये विधि इजी सी है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल विधि है। आपने आटा तो पिसवाया होगा, सॉरी आटा तो गेहूं पिसवाए, गेहूं पिसता है तो आटा बनता है। तो गेहूं पिसवाने के लिए अपन क्या करते हैं, चक्की पर जाते हैं, वहां चक्की को देखो, उसमें दो पार्टों के बीच में वो गेहूं पीसा जाता है, वो दोनों घूमती रहती हैं। चक्की के जो दो पार्ट है वो घूमते रहते हैं और उनके बीच में गेहूं डलता रहता है। सेम वही विधि है, चक्की के दो पार्टों के बीच में इनको डाला जाता है। मतलब इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसमें दो पार्ट बना दिए जाते हैं। दो पार्ट बना दिए, और इनको घुमाया जाता है किसी पत्ते से जोड़कर। इनके डिस्क या पार्ट हो गए, दो डिस्क हो गए, ऊपर नीचे। ऊपर से अपन इसमें डालते हैं पदार्थ को। हमारा जो बड़े कण है, जिस पदार्थ का हमको कोलाइडी विलयन बनाना है, हम क्या करते हैं, उसे पहले बारीक पीस लेते हैं, उसका चूर्ण बना लेते हैं और उसका चूर्ण बनाकर उसको उपयुक्त विलायक में मिला लेते हैं। अभी उसके कण बड़े हैं, फिर वो जो निलंबन बन गया, अभी वो क्या है, निलंबन है, क्योंकि कणों का आकार क्या है, बड़ा है। उसको अपन इस चक्की में डालते हैं, कोलाइडी चक्की। इस चक्की को क्या बोल सकते हैं अपन, कोलाइडी चक्की। इस कोलाइडी चक्की में अपन डालते हैं उसको, तो यहां से डाला जाएगा। ये दोनों पार्ट एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं तेजी से, तो यहां के वो पिसेंगे दोनों के बीच में और बिल्कुल बारीक हो जाते हैं।
और जिससे हमको उनका कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? कोलाइडी विलयन। और इस विधि द्वारा हम पेंट, वार्निश या टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, छापे की स्याही, इनका कोलाइड विलयन तैयार करते हैं। उदाहरण याद रखना भाई कि यांत्रिक परिक्षेपण द्वारा किस किस का कोलाइड विलयन तैयार किया जाता है? पेंट, वार्निश, आपका टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, ठीक है ना, इनका कोलाइड विलयन। शाही जो बनाई जाती है छापे वाली, छापे की शाही, वो भी इसी विधि द्वारा बनाई जाती है। ये यांत्रिक परिक्षेपण हो गया, सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरी विधि देखते हैं परिक्षेपण विधियों में। दूसरी विधि है आपकी ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि, या इसको अपन विद्युत परिक्षेपण भी बोल सकते हैं। विद्युत परिक्षेपण। देखो इस विधि में है तो ये परिक्षेपण विधि, लेकिन इसमें दोनों कार्य होते हैं, परिक्षेपण भी होता है और संघनन भी होता है। क्या होता है? दोनों कार्य होते हैं, परिक्षेपण भी और संघनन भी। तो ये दोनों का मिश्रित रूप है, परिक्षेपण व संघनन दोनों का मिश्रित रूप है। ये इसकी खास बात है, मिश्रित रूप है। इसमें हमें क्या करते हैं, तो एक बड़ा पात्र लेते हैं पहले, उसमें एक छोटे पात्र को रखते हैं, ठीक है भाई। और इस छोटे पात्र मध्य में जो खाली स्थान है, इसमें अपन अतिशीतित द्रव भर देते हैं या बर्फ भर देते हैं। अतिशीतित माध्यम, आइस क्यूब भर देते हैं। बर्फ या अतिशीतित माध्यम। छोटे वाले पात्र में हम उपयुक्त विलायक या परिक्षेपण माध्यम भरते हैं। इसमें क्या भरा जाता है? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम भरते हैं और एक स्थायी कारक भी मिलाते हैं, NaOH या KOH। परिक्षेपण माध्यम, उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम प्लस स्थायी कारक, थोड़ा सा स्थायी कारक मिलाते हैं, NaOH या KOH। ठीक है। अच्छा, इस विधि के द्वारा अपन धातुओं के सोल प्राप्त करते हैं, कॉपर, Ag, Au आदि के सोल, इनके सोल प्राप्त किए जाते हैं। अब क्या करते हैं हम, जिस धातु का हमें सोल तैयार करना है, उस धातु की छड़ों को लेते हैं,
उस धातु की छड़ को लेते हैं और उनका संबंध विद्युत स्रोत से करा देते हैं, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड। अब इनमें हाई वोल्टेज पे करंट फ्लो करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, विद्युत आर्क उत्पन्न होगा, विद्युत आर्क। ये क्या है, आपके धातु की छड़। इनमें क्या करते हैं अपन, करंट फ्लो करते हैं हाई वोल्टेज पर, दोनों को ऐसे भिड़ाते हैं, तो इस ये जिस धातु की बनी है उस धातु की वाष्प निकलेगी, वाष्प अवस्था में आ जाएंगे वो मेटल है, क्योंकि उच्च आर्क उत्पन्न हो रहा है, बहुत ज्यादा हीट मिल रही है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पर। अब वो जो वाष्प बनेगी, वो वाष्प इस अतिशीतित माध्यम के कारण क्या हो जाएगी, संघनित हो जाएगी। तो धातु के हमको छोटे छोटे कण है जो इस परिक्षेपण माध्यम में प्राप्त हो जाएंगे, जो कोलाइड कण है वो इस परिक्षेपण माध्यम में फैल जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ये जो सोल प्राप्त होता है ये अस्थायी होता है, इसलिए अपन इसमें क्या करते हैं, स्थायी कारक NaOH या KOH को मिलाते हैं। तो विद्युत आर्क विधि या परिक्षेपण विधि एग्जाम के लिए मोस्ट है, इसको मोस्ट लगा लेना। इसका डायग्राम पूछ लेता है या पूरी विधि पूछ लेता है, कुछ भी नहीं है। एक पात्र में परिक्षेपण माध्यम और स्थायी कारक मिलाकर रख देते हैं, उस माध्यम के चारों तरफ बर्फ भर देते हैं, अतिशीतित माध्यम भर देते हैं जो कि इसके शीतलन का कार्य करता है। जिस धातु का हमें सोल तैयार करना है उस धातु को हम छड़ों के रूप में, विद्युत छड़ों के रूप में काम में लेते हैं और उनका संबंध विद्युत स्रोत से कर देते हैं। इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, दोनों छड़ों को जब भिड़ाते हैं तो उनके मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न होता है, जिसके कारण धातु की वाष्प बनती है। लेकिन वो वाष्प इस शीतलक माध्यम के कारण ठंडी हो जाती है, संघनित हो जाती है, और उस धातु के जो पार्टिकल्स है वो इसमें चारों तरफ फैल जाते हैं। यही आपकी क्या है, ब्रेडिंग आर्क विधि या विद्युत परिक्षेपण विधि है। ठीक है भाई, ये परिक्षेपण विधि एक और बची है पैप्टिकरण, उसको अपन अगली क्लास में देखेंगे। और अगली क्लास में ही हम फिर जो संघनन की विधियां हैं, संघनन की विधियां छोटी छोटी हैं, मेनली केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, तो उनको भी देख लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।